Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about remaining part of the chapter conservation of plants and animals. तो अब हम डिस्कस करेंगे रेड डाटा बुक. व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जो रिकॉर्ड रखती है सारे ही इंडेंजर्ड एनिमल्स का, प्लांट्स का और अदर स्पीशीज का. एक्चुअली रेड डाटा बुक ऐसी स्पीशीज का एक रिकॉर्ड रख रही है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं. प्लांट्स के लिए अलग रेड डेटा बुक होती है, एनिमल्स के लिए अलग रेड डेटा बुक होती है और अदर स्पीशीज के लिए अलग होती है. कई कंट्रीज में रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है जो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन द थ्रेट स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज. किस कंट्री में कौन सी स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, ये हमें डिटेल में बताती है. इंडिया की भी अपनी एक रेड डेटा बुक है. कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो रेड डेटा बुक में जो इंडिया की है जिसमें लिस्टेड हैं वो हैं फ्लाइंग स्क्वायरल, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस, स्नो लियोपार्ड एंड टाइगर. रेड डेटा बुक को मेंटेन करने के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि हमें ये पता होता है कि कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट्स की स्पीशीज बहुत कम नंबर पे हैं और वो एक्सटिंक्शन के डेंजर को फेस कर रही हैं, ताकि समय रहते हम रेमेडियल स्टेप्स ले सकें या अथॉरिटीज जो कंसर्न होती हैं वो रेमेडियल स्टेप्स ले सकें ताकि उनके एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट किया जा सके. नेक्स्ट आ जाता है आपका माइग्रेशन. द प्रोसेस ऑफ ए बर्ड और अदर एनिमल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन. कोई बर्ड या एनिमल एक जगह से दूसरी जगह सीजन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ बर्ड और अदर एनिमल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन सीजन एंड रिटर्न्स इन अ डिफरेंट सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. जो माइग्रेशन बर्ड्स का या एनिमल्स का होता है ये एक एडेप्टेशन है ताकि वो हार्श और कोल्ड कंडीशन जो कभी कभी डेवलप हो जाती हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में विंटर्स में, तो उसको एस्केप कर पाएं और उनकी सर्वाइवल अच्छे से हो सके. जैसे जब जो ठंडी जगह है अर्थ की, वहाँ पर विंटर्स शुरू हो जाते हैं तो क्लाइमेट इतना ठंडा हो जाता है कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना. तो जो बर्ड्स जो नॉर्मली इन एरियाज में रहती हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं, फ्लाई ऑफ कर जाती हैं दूर दराज के वार्मर प्लेसेस पर, ताकि जो एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट है उसको एस्केप कर सकें और सरवाइव कर सकें. जब वहाँ का विंटर सीजन, उनके नेचुरल हैबिटेट का विंटर सीजन ओवर हो जाता है तो ये बर्ड्स वापस अपने ओरिजिनल हैबिटेट्स में आ जाती हैं. द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन्स टू वार्मर रीजन्स इन विंटर and go back after the winter is over are called migratory birds. तो इस तरह की बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल अपने एक पर्टिकुलर टाइम पर उन्हें एक आभास सा हो जाता है और वो माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं. जो पर्पस होता है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स का वो होता है एक तो एस्केप करना, जो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस उनकी नेचुरल हैबिटेट की होती हैं उसको एस्केप करना और एग्स ले करना फॉर द ब्रीडिंग पर्पस. इंडिया भी एक माइग्रेटरी बर्ड्स का डेस्टिनेशन है जो बहुत ठंडे एरियाज से अर्थ में आती है. तो एक बहुत ही कॉमन माइग्रेटरी बर्ड जो इंडिया में हर साल आती है कुछ महीनों के लिए, दैट इज साइबेरियन क्रेन. जो नॉर्मल हैबिटेट होता है साइबेरियन क्रेन का, डेट इज साइबेरिया विच इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस. जब वहाँ पर विंटर शुरू हो जाते हैं और बहुत ठंड पड़ने लगती है तो साइबेरियन क्रेन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्लाई करता है और इंडिया के वार्मर प्लेसेस में आ जाता है. फॉर इन एग्जाम्पल, इन भारतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो साइबेरियन क्रेन है वो वार्मर प्लेसेस इंडिया में कुछ महीनों तक रहता है और जब विंटर एंड हो जाती है उनके नेचुरल हैबिटेट में तो वो वापस साइबेरिया फ्लाई कर जाता है जब उनका क्लाइमेट फेवरेबल हो जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर.
पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हम फॉरेस्ट से ऑब्टेन करते हैं। पेपर बनता है वुड पल्प से, जो कि फॉरेस्ट ट्रीज के वुड से हमें मिलता है। ये एस्टिमेट किया गया है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए लगभग 17 फुल ग्रोन ट्रीज की जरूरत पड़ती है। तो अब आप सोच सकते हैं कितने पेड़ काटने पड़ते हैं पेपर बनाने के लिए। पेपर मेकिंग भी एक वजह है डिफॉरेस्टेशन की, तो इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। अगर हम एक शीट एक दिन में पेपर की सेव करेंगे तो हम कई पेड़ साल में बचा सकते हैं। We can save paper by writing fully on both sides of every sheet of paper in our notebook. हमारी जो नोटबुक्स होती हैं, कॉपीज होती हैं, तो हमें कहीं जगह नहीं छोड़नी चाहिए, हैबिट नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर स्पेस में हमने जगह छोड़ दी है या वन साइड में लिख रहे हैं। हमें दोनों ही साइड में इक्वली लिखना चाहिए, कोई ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी चाहिए। हम रफ वर्क के लिए चॉक एंड स्लेट यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा पेपर सेव होगा। Reuse of paper means that if possible, we should use the used paper again. मतलब अगर जो हमारे एनवेलप्स होते हैं वो भी पेपर के बने होते हैं, तो उनको हम इनसाइड आउट रिवर्स कर सकते हैं और दोबारा भी यूज कर सकते हैं। द टर्म रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स टू प्रोसेस द वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। मतलब अगर आपके पास कोई वेस्ट पेपर है और उससे आपने नया पेपर बना लिया, वेस्ट पेपर से आपने नया पेपर बना लिया ताकि उसको दोबारा यूज किया जा सके, दिस इज नोन एज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर आप किन सोर्सेज से रिसाइकिल कर सकते हैं? ओल्ड न्यूज़पेपर से रिसाइकिल कर सकते हैं, ओल्ड मैगजीन्स होती हैं, आपकी बुक्स होती हैं, नोटबुक्स हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, तो इन सब में से आप पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उसमें से इंक को रिमूव करना होगा। अगर हम सब पुराने न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करते हैं, मैगजीन्स कलेक्ट करते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेपर रैपर्स सबको कलेक्ट करते हैं और उनको अगर हम पेपर मिल्स में भेज दें रिसाइकलिंग के लिए थ्रू आवर डीलर, तो हम कितने ही पेड़ कटने से बचा सकते हैं। पेपर को हम 5 से 7 टाइम्स रिसाइकिल कर सकते हैं यूज करने के लिए। हमें पेपर सेव करना चाहिए, पेपर को रीयूज भी करना चाहिए और जहां तक हो सके पेपर को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ये सब करने से हम पेड़ ही नहीं बचा रहे हैं बल्कि एनर्जी भी बचा रहे हैं और पानी भी बचा रहे हैं, जो कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत पड़ती है। तो हमें पेपर क्यों बचाना चाहिए? पेपर बचाना भी चाहिए, रीयूज भी करना चाहिए, रिसाइकिल भी करना चाहिए, ताकि एक तो पेड़ बचा सके कटने से, पेपर मेकिंग में जो वाटर यूज होता है उसको सेव कर सकें, जो बिजली यूज होती है पेपर बनाने में उसको सेव कर सकें, और जो हार्मफुल केमिकल्स पेपर मेकिंग में यूज किए जाते हैं उनको भी रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो प्रॉब्लम है उसका जो आंसर है दैट इज रिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया, ऐसे जगह में पेड़ लगाना जहां पर कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे, इसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो द टर्म रिफॉरेस्टेशन मीन्स टू कवर अगेन विद द फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो प्लांटेड ट्रीज जनरली उसी स्पीशीज के होने चाहिए जो पहले फॉरेस्ट से कट हो गए थे। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उतने ही पेड़ हम लगाएं जितने हमने उखाड़े हैं, जितने हमने हटाए हैं, कम से कम इतनी कोशिश तो होनी चाहिए। इस तरह से हमारे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। फॉरेस्ट को हम ग्रीन वेल्थ ऑफ आवर कंट्री बोलते हैं। हमने ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट को काफी डैमेज कर चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपनी ग्रीन वेल्थ को रिटेन कर पाते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज रिफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है। अगर डिफॉरेस्टेड एरिया को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं कुछ समय के लिए, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज होने लगती है और वो फॉरेस्ट अपने आप ही री एस्टैब्लिश कर लेता है, और इसको हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता है। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। रिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, आपको इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिल जाता है, काफ़ी क्वांटिटी में टिम्बर मिल जाता है, ट्रेड मिल जाता है।
रिफॉरेस्टेशन से आप ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज कर सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाती है। रिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल आप इंक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर एरिया की, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता है और ड्रॉट्स की कंडीशन, सूखे की कंडीशन कम हो जाती है। रिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है और फ्लड्स भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन आपके अर्थ का एरिया जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करता है, जो कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी एवर इंक्रीजिंग डिमांड है वुड की फैक्ट्रीज में या शेल्टर में, हाउस बिल्डिंग में, फर्नीचर में, फॉरेस्ट ट्रीज लगातार ही काटे जा रहे हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रीज को काटा जाए और इतना ही काटा जाए जो जेन्युइन है। अननेसेसरीली कटिंग ऑफ ट्रीज ना की जाए, और अगर आप काटते भी हैं तो इक्वल नंबर ऑफ न्यू ट्रीज आप प्लांट भी कर दें, ताकि हमारे नेचर में बैलेंस मेंटेन हो सके और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के अवॉइड कर सकें। एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है हमारे देश में, जिसका पर्पज ये है, दैट इज प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फॉरेस्ट, and at the same time meeting the basic needs of people living in or near the forest। मतलब आप फॉरेस्ट को, नेचुरल फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी कर सकें, कंजर्व भी कर सकें और लोगों की ज़रूरतों को जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको भी पूरा कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। थैंक यू सो मच।